नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कौन बनेगा अरबपति, एपिसोड नंबर 1000। न रहा हीरो। तीसरी घंटी बज चुकी है। बैगनी रंग का मखमली पर्दा उठने को है। बत्तियां धीरे धीरे धीमी होने लगी। आखिरकार सिर्फ निकास लिखी लाल बत्तियां अंधेरे में रह जाती है। सुलगते अंगारों की तरह पॉपकॉर्न और ठंडी बोतलें बेचने वाले भी बाहर जाने लगे। सलीम और मैं अपनी अपनी सीट में धंस गए। सलीम के बारे में मैंने बताया क्या? सलीम मेरा जिगरी दोस्त है। दूसरी बात यह है कि फिल्मों का दीवाना है, लेकिन सभी फिल्मों का नहीं, सिर्फ उन फिल्मों का जिनमें अरमान अली हो। कहते हैं कि पहले अमिताभ बच्चन छाए रहें, फिर शाहरुख खान, और अब अरमान अली का ज़माना है। मारधार वाली फिल्मों का बेताज बादशाह, रुपहले पर्दे का देवता, लाखों दिलों का धड़कन। उसी अरमान का दीवाना है सलीम। दीवाना क्या, बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि वह अरमान को पूजता है। चाल में उसका छोटा सा कमरा जैसे अरमान का मंदिर है। चारों दीवारें अरमान अली की पोस्टरों तस्वीरों से अटी पड़ी है। चमड़े की जैकेट में अरमान, बालों भरा पसीना, खोले अरमान, बंदूक हाथ में थामे अरमान, घोड़ों के साथ अरमान, स्विमिंग पूल में हसीनाओं से घिरा अरमान। मैं और सलीम बांद्रा के रीगल टॉकीज के ड्रेस सर्कल की सबसे पीछे वाली कतार में सीट नंबर A21 और A22 पर बैठे हैं। वैसे हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारी टिकटों पर ड्रेस सर्कल नहीं लिखा है। जिसकी टिकट 150 रुपीज़ में आती है, उन पर लिखा है फ्रंट स्टॉल्स ₹25। वह तो टिकट चेकर का मूड अच्छा था जो उसने हम पर एहसान कर दिया। जाओ बालकनी में जाकर ऐश करो। फ्रंट स्टॉल्स में सन्नाटा छाया है। बालकनी भी करीब करीब खाली सी है। वहाँ सलीम और मेरे सिवा हमारे आगे की सीटों पर कुल 2 दर्जन से ज़्यादा लोग नहीं हैं। जब सलीम और मैं सिनेमा देखने जाते हैं तो आम तौर पर हम आगे की सीटों के ही टिकट लेते हैं। वहाँ बैठकर हमारे लिए फिक्रे कसना और सीटियाँ बजाना आसान होता है। सलीम तो मानता है कि पर्दे के जितना पास बैठो मारधार के सीन का उतना ही मज़ा आता है। उसे लगता है जैसे वहाँ से जरा से आगे को झुकेगा तो अरमान को छू लेगा। वह अरमान के पुट्ठों पर उभरी नसों को गिन सकता है। अरमान की हरी भूरी सी आँखों को, उसकी बीच में दबी सी ठोड़ी पर उगी 2 फुट दाढ़ी को देख सकता है। और वह वहाँ से उसकी तरासी भी नाक पर छोटा सा काला तिल भी देख सकता है। पर मुझे अरमान अली कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वह अपनी हर फिल्म में तकरीबन एक जैसी एक्टिंग करता है। लेकिन मैं भी सिनेमा के पर्दे के नज़दीक से नज़दीक बैठकर फिल्म देखना चाहता हूँ। वहाँ से हीरोइनों की छातियों को ज़्यादा मदमाती नज़र आती हैं। तभी पर्दा उठा, कुछ हलचल के साथ स्क्रीन पर आ गई। पहले विज्ञापन दिखाए गए, 4 प्राइवेट कंपनियों के और 1 सरकारी। हमें बताया गया कि हम कैसे कॉर्नफ्लेक्स खाकर स्कूल में अव्वल आ सकते हैं और क्रिकेट के चैंपियन बन सकते हैं। स्पाइस कोलन इस्तेमाल करके कैसे हसीन लड़कियों के दिल जीत सकते हैं। सलीम मुझे टोकता है कि अरमान भी यही परफ्यूम इस्तेमाल करता है। रूमा साबुन का प्रयोग करके किस तरह कपड़ों को झकाझक सफ़ेद रखने के साथ तरक्की पाई जा सकती है। रेड एंड वाइट विस्की पीकर किस तरह शहंशाहों जैसी ज़िंदगी जी जाए और किस तरह सिगरेट पीकर फेफड़ों के कैंसर से मरा जाए। विज्ञापनों के बाद जब रील बदली गई तब तक पर्दा खाली ही रहा। लोगों को खांसने खखारने का मौका मिल गया।
फिर पर्दे पर सेंसर का सर्टिफिकेट नज़र आया। उससे पता चला कि फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है। उसमें 17 रीले हैं और कुल लंबाई है 4639 मीटर और 15 सेंटीमीटर। सर्टिफिकेट पर किसी मिसेज एम काने की दस्तखत है, जो सेंसर बोर्ड की सबसे ऊंची अफसर है। सेंसर के हर सर्टिफिकेट पर उसी के दस्तखत होते हैं। सलीम इस महिला के बारे में काफ़ी पूछताछ कर चुका है। इसे उससे ईर्ष्या होती है क्योंकि अरमान की सारी फिल्में दूसरे से पहले वही देखती है। पर्दे पर नाम आने शुरू हुए। सलीम इस फिल्म में काम करने वाला हर शख्स को जानता है। कपड़े लत्तों का काम किसने देखा है, बाल संवारने की जिम्मेदारी किसने निभाई है, मेकअप मैन कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर कौन है, फाइनेंस कंट्रोलर, साउंड रिकॉर्डिस्ट और तमाम काम करने वाले सहयोगी तक के नाम सलीम को पता है। भले ही वह अंग्रेजी बोल नहीं पाता, लेकिन नाम पढ़ने उसे कोई दिक्कत नहीं होता, चाहे वो कितने ही छोटे हरफों में क्यों ना लिखे हो। इस फिल्म को वह पहले ही 8 बार देख चुका है और हर बार वह एक नया नाम रट लेता है। लेकिन आप उसे अभी देख सकते तो उसकी तल्लीनता से आपको लगता कि वो ब्लैक में टिकट खरीद कर पहले दिन का पहला शो देख रहा हो। फिल्म शुरू होने के 2 मिनट के अंदर ही अरमान अली नीले और सफ़ेद रंग के एक हेलीकॉप्टर से कूदता नजर आया। सलीम की आंखें चमक गई उठी। उसका चेहरा किसी मासूम बच्चे की तरह खुशी से खिल गया। ऐसे ही उसके चेहरे पर तब देखी थी जब सलीम ने पहली बार अरमान को देखा था, पर्दे पर नहीं, असलियत में। सलीम दौड़ता हुआ दरवाजे के कमरे में दाखिल हुआ और औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गया। मैं चौंक पड़ा। सलीम सलीम, मैं चिल्लाया, क्या हो गया है तुझे? आज तू इतनी जल्दी कैसे लौट आया? मैंने उसे पलटा। वह खुशी के मारे मुस्कुराए जा रहा था। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, उसने बताया। क्या हो गया? क्या तेरी लॉटरी लग गई है? नहीं रे, लॉटरी तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। आज मैंने अरमान अली को देखा है। टुकड़ों में सलीम ने अपने चहेते अरमान अली की एक झलक पाने की पूरी दास्तान बयां की। कैसे उसने घाट कोपर में जुरोज के रास्ते पर जाते हुए उसकी एक झलक देखी थी। उसका हीरो अपनी मर्सिडीज से उतरकर एक 5 सितारा होटल के अंदर जा रहा था। सलीम बस पर सवार था, आखिरी टिफ़िन पहुंचाने जा रहा था। एक ग्राहक को जिस पल उसने अरमान को देखा था, वह अपना आपा ही खो बैठा। चलती बस से कूद पड़ा। इस दीवानगी में एक मारुति कार के चपेट में आते आते बचा और सीधे अपने हीरो की ओर दौड़ पड़ा, जो उस वक्त होटल के रिवॉल्विंग डोर से गुजर रहा था। एक लंबे तगड़े वर्दी वाले दरबान ने सलीम को बाहर ही रोक लिया, लेकिन सलीम अरमान का ध्यान अपनी ओर खींचने को बेचैन था। अरमान, उसने पुकारा। अरमान ने उसकी आवाज़ सुन ली और वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़रें सलीम की नज़रों से मिली हैं। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ धीरे से सिर हिलाया, फिर लांबी की तरफ बढ़ गया। सलीम टिफ़िन के बारे में सब कुछ भूल गया और दौड़ता हुआ घर आया ताकि मुझे अपना सपना सच होने की खबर दे सके। उसी दिन गावली टिफ़िन कैरियर्स का एक ग्राहक दोपहर भर भूखा रह गया। क्या अरमान जैसे पर्दे पर नज़र आता है वैसा ही दिखता है या उससे कुछ अलग? मैंने पूछा। हमसे कहीं ज़्यादा लंबा खूबसूरत लगता है। मेरी दिली इच्छा है कि उससे हाथ मिलाऊं, एक बार ही सही। शायद उसके बाद मैं महीने भर तक हाथ ना धोऊंगा। मैं सोचता हूँ कितना अच्छा हो अगर हम सबकी तमन्नाएं इतनी हो सहज हो जैसे फिल्म स्टार से हाथ मिलाना। इसी बीच वहीं हाथ पर्दे पर बंदूक थामे नजर आए। बंदूक के निशाने पर 3 पुलिस वाले। इस फिल्म में अरमान गैंगस्टर की भूमिका में है। बड़े दिलवाला गैंगस्टर जो अमीरों को लूटता है और सारी दौलत गरीबों में बांट देता है। इसी बीच उस फिल्म की हीरोइन प्रिया कपूर
से प्यार हो जाता है। वो मिलकर 6 गाने गाते हैं। साथ ही वह अपने माँ को वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जाकर उनकी इच्छा पूरी करता है। मोटे तौर पर इंटरवल तक की यही कहानी है। पर्दे पर प्रिया कपूर आती है तो आगे की सीट वाले सीटियाँ मारकर उसका स्वागत करते हैं। प्रिया कपूर फिल्मों में अभी नई नई आई है। अपनी खूबसूरती और खुलकर सीन देने की वजह से हर जवान दिल की धड़कन बन गई। वह लंबी है, हसीन हीरोइन है जिसने कुछ वर्ष पहले मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। उसका बदन बिल्कुल ही झक्कास है। बड़ी बड़ी भरी भरी छातियाँ, पतली कमर। आजकल की तमाम हीरोइनों से मुझे वही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। फिल्म में बात बात पर रूठ जाती है और कॉमेडियन को अक्सर शट अप कहती है। हमें मज़ा आता है। तुम्हारा अरमान है कि तुम अरमान के साथ हाथ मिलाओ, मैंने सलीम से कहा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अरमान को ज़िंदगी में किस चीज़ का अरमान होगा? मुझे तो यही लगता है कि उसके पास सभी कुछ है, शक्ल, सूरत और शोहरत, और किस्मत भी अगले पर मेहरबान है। बिल्कुल गलत, सलीम ने संजीदा होकर कहा। उसके पास उर्वशी नहीं है। अरमान और उर्वशी की जोड़ी टूटने के किस्सों में अखबार अटे पड़े हैं। 9 महीने के तूफानी रोमांस के बाद दोनों अलग हुए। अखबारों में छपी मसालेदार गपशप से लगता है कि अरमान का दिल बिल्कुल टूट चुका है। उसने खाना पीना छोड़ दिया है और यह भी है कि शायद वह खुदकुशी न कर ले। उसकी प्रेमिका उर्वशी रंधवा उसका दिल तोड़कर अपनी मॉडलिंग की दुनिया में लौट गई है। सलीम रो रहा है। उसकी आंखें लाल और आंसुओं से भीगी है। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। दिल की आकृति वाले जिस कांच के फ्रेम में उसने अरमान और उर्वशी की तस्वीर मढ़वाने पर अपनी आधी पगार खर्च कर डाली थी, उसे भी फर्श पर दे मारा। उसके टुकड़े टुकड़े चाल के फर्श पर बिखरे पड़े हैं। देख सलीम, तू बचकानी हरकतें कर रहा है। तू इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैंने उसे समझाया। बस अरमान ने से तेरी मुलाकात हो जाए, मैं उसे दिलासा देना चाहता हूँ। मैं उसका हाथ पकड़ लूँ और उसे अपने कंधे पर सिर रख कर रो लेने दूँ। कहते हैं कि रो लेने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन उससे क्या होगा भला? उर्वशी तो अरमान के पास लौट नहीं आएगी। एकाएक सलीम ने सिर उठाकर देखा, मेरी ओर देखा। क्या तुझे लगता है कि मेरे को उर्वशी से बात करनी चाहिए? शायद मैं उसे अरमान के पास वापस लौट आने के लिए मना सकूं, उसे समझा सकूं कि वह अरमान के साथ गलत कर रही है, उसे बता सकूं कि वह कितना दुखी और परेशान है। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता कि सलीम उर्वशी की तलाश में सारी मुंबई में मारा मारा फिरे। दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, और न ही तू दूसरों की परेशानी को अपने ऊपर ले सकता है। सलीम, अरमान अली एक समझदार इंसान है। वह अपनी दिक्कतों से अपने ढंग से निपट लेगा। कम से कम मैं उसके लिए एक तोहफा तो भेजूंगा, सलीम बोला। वह गया और फेविकोल की एक बड़ी डिब्बी लेकर लौटा। इस फेविकोल से यह दिल के शक्ल वाले प्रेम के टुकड़ों को चिपका कर फ्रेम को पहले जैसी हालत में जोड़ने लगा। हालांकि इस काम में उसे हफ्ता भर लग गया, लेकिन एक बार फिर समूचा दिल बन गया। इस बार उस पर काले काले रेशों का जाल सा बन गया। उसी से पता चलता है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दोबारा जोड़े गए हैं। अब मैं इसे अरमान को भेजूंगा, उसने बताया। इस बात की निशानी का टूटा हुआ दिल भी जोड़ा जा सकता है। फेविकॉल से? मैंने पूछा। नहीं, प्यार से। सलीम ने उस फ्रेम को कपड़े में लपेटकर अगले दिन अरमान अली के घर के पते पर भेज दिया। मुझे पता नहीं कि तस्वीर अरमान के घर पहुंची या नहीं। रास्ते में डाक खाने वाले के हाथ टूट फूट कर गई, या पहरेदारों ने उसे चकनाचूर कर दिया, या फिर अरमान के सेक्रेटरी ने ही उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। अहमियत तो सिर्फ इस बात की है कि सलीम मानता है कि तस्वीर अरमान तक पहुंच गई और उसके मन के जख्मों को भरने में मददगार बनी। इस तस्वीर के कारण ही बिखरा हुआ अरमान खुद को संभाल पाया और एक बार फिर कामयाब फिल्में देने लगा, जैसे कि यह फिल्म में जो मैं पहली बार देख रहा हूँ और सलीम 9वीं बार।
फिल्म में एक भक्ति गीत चल रहा है। अरमान और उसकी माँ वैष्णो देवी के मंदिर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी से सच्चे मन से कुछ मांगो तो वह इच्छा पूरी करती हैं। बता तो तू क्या मांगेगा? मैंने सलीम से पूछा। तू क्या मांगेगा? उसने पलट कर पूछा। मैं तो भाई पैसा मांगूंगा। मैं बोला, मैं तो चाहूँगा कि अरमान की उर्वशी से फिर से मिलन हो जाए। उसने एक पल भी सोचे बिना कहा। तभी पर्दे पर लाल अक्षरों में इंटरवल लिखा आता है। सलीम और मैंने खड़े होकर अपने हाथ पैर की अकड़न दूर की। एक फेरी वाले से हमने 2 ठंडे और नरम पड़ गए समोसे खरीदे। ठंडी बोतलें बेच रहे लड़के ने खाली पड़ी सीटों की ओर उदास सी नज़रों में देखा। आज उसकी कमाई नहीं हुई है। हम उतारी की ओर जाते हैं। उसमें बढ़िया सफ़ेद टाइल्स और साफ वॉश बेसिन लगे हैं। हमारी जगह पहले से तय है। सलीम हमेशा सबसे दाएं वाले में जाता है और मैं सबसे बाएं हाथ की दीवार वाली अकेली जगह में। खुद को हल्का करते हुए मैं दीवार पर लिखे फिक्रे पढ़ता हूँ। फक मी टीनू ने यहाँ मुता, आई लव प्रियंका। प्रिया तक तो ठीक है, लेकिन किसी ने इन अक्षरों के आगे NKA और लिख दिया है। मैं अपनी उंगली पर थूक लेकर उन्हें मिटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन किसी ने ये काले रंग के परमानेंट मार्कर से लिखा है, इसलिए मिटने का नाम ही नहीं लेता। आखिरकार मैं अपने नाखूनों से खुरच कर उन्हें साफ कर डालता हूँ ताकि मूल रूप से जो लिखा गया था वही बचे। 4 महीने पहले मैंने ही लिखा था, आई लव प्रिया। दूसरी घंटी बजी, इंटरवल ख़त्म हुआ। आगे की फिल्म शुरू होने वाली है। सलीम मुझे आगे की कहानी बता चुका है। अरमान और प्रिया उस स्विट्ज़रलैंड में एक गाना गाएंगे और दूसरे गुट के लोग प्रिया का कत्ल करेंगे। तब अरमान बदला लेने के लिए सैकड़ों बदमाशों को मारेगा, बेईमान नेताओं और पुलिस अफसरों का पर्दाफाश करेगा और आखिर में शान की मौत मरेगा। हम सीट नंबर A21 पर लौट आए। हाल ही में फिर अंधेरा छा गया। अचानक लंबे कद का एक आदमी बालकनी के दरवाजे से अंदर घुसा। सलीम की बगल वाली सीट A20 पर जाकर बैठ गया। वह 200 सीटों में से किसी पर भी बैठ सकता था, लेकिन उसने A20 को ही चुना। उसका चेहरा देख पाना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में ज़रूर आया कि वह बूढ़ा है, जिसकी लंबी सी दाढ़ी है। उसका पहनावा पठानी सूट जैसा है। एक बूढ़ा मेरे मन में कौतूहल जगाता है। यह फिल्म देखने व इंटरवल के बाद से क्यों बैठा है? क्या इसने टिकट भी आधे दाम में लिया है? सलीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह सीट पर आगे की ओर झुका बैठा है और अरमान और प्रिया के बेडरूम सीन का इंतज़ार कर रहा है। यह सीन बस शुरू ही होने वाला है। अरमान स्विट्ज़रलैंड आया है किसी दोस्त की तलाश में, लेकिन सच्चाई यह है कि उसे प्रिया के साथ प्रेम के पिंग जो बढ़ानी है। प्रिया के साथ वह एक गाना भी गाता है। गाने में उनके साथ होती है 20 गोड़ी नाचने वाली, जिन्होंने पहाड़ी इलाके के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ही खुले कपड़े पहन रखे हैं। नाच गाना ख़त्म होता है। अब अरमान अपने होटल के कमरे में बैठा है, जहां आतिशदान में आग चटचटा रही है। उधर प्रिया नहा रही है। हमें पानी बहने और प्रिया के कुछ गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम उसे गुसलखाने में देखते हैं। वह अपने पैरों और पीठ पर साबुन लगाती है। साबुन के झाग से भरी अपनी एक टांग उठाती है और उस पर फव्वारे से पानी की फुहार मारकर झाग धो डालती है। हम उम्मीद लगाते हैं कि वह इसी तरह अपनी छाती पर ठहरे झागों को भी धो डालेगी, लेकिन उसने हमें निराश ही किया। आखिरकार वह अपने शरीर पर फिर गुलाबी तैलिया लपेटे गुसलखाने से निकलती है।
कंधों पर बिखरे उसके गहरे काले बालों से बूंदे की चमचमा रही है। उसकी टांगें, लंबी लंबी टांगें बिल्कुल चिकनी हैं, उन पर एक भी बाल नहीं है। कमरे में आते ही अरमान ने उसे अपनी बाहों में भर लेता है और सारे चेहरे को जगह जगह चूम डालता है। अरमान के होंठ प्रिया की गर्दन के गड्ढे तक पहुंचते हैं। धीमा सा रोमांटिक संगीत बजने लगता है। प्रिया अरमान की शर्ट के बटन खोल डालती है। उसके उतरते ही अरमान का बालों भरा मर्दाना सीना नजर आने लगता है। आग की सुनहरी रंगत दोनों प्रेमियों पर छा जाती है। प्रिया दबी दबी सी आहें भरने लगती है। वह अपनी पीठ कमान की तरह तानती हुई सिर पीछे को झुकाकर अरमान को अपनी गर्दन चूमने देती है। अरमान का हाथ धीरे से उसकी पीठ की ओर बढ़ता है और उसको तौलिए का सिरा खींच लेता है। गुलाबी तौलिया शरीर से खिसक कर फर्श पर गिर पड़ता है। प्रिया की पीठ और जांघों की एक झलक मिलती है, पर छातियाँ नहीं दिखाई पड़ी। हम तरस तड़प कर रह जाते। सलीम का कहना है कि यहीं पर सेंसर वालों ने कैंची चलाई होगी और इसी वजह से उसे मिसेज काने से जलन होती है। अरमान ने प्रिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया। हमें उसकी उभरी छाती, उसकी तेजी से चलती सांसें, उसके माथे पर चमकते पसीना की बूंदें नजर आती है। फ्रंट स्टाइल की सीटों से हो का शोर और सीटियाँ एक बार फिर गूंजती है। सलीम की बगल वाली सीट पर बैठे बूढ़े को चैन नहीं। वह कभी एक तरफ के कूल्हे पर बैठता, कभी दूसरे पर। उसने अपनी जांघें एक के ऊपर रखी है। पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वह अपने हाथ से दोनों जांघों के बीच की जगह सहला रहा है। तेरे बगल वाला बुढ़ा कुछ ज़्यादा ही फुदक रहा है, मैंने सलीम के कान में फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन वह तो बूढ़े और मुझसे दोनों से ही बेखबर है। वह तो पर्दे पर एक दूसरे से लिपटे संगीत की लय पर झटके खाते दो बदनों को ताक रहा है। कैमरा अरमान के ऊपर से घूमता आगे पीछे होकर कमरे के जल रही आग पर जाकर ठहर जाता है। पीली सुनहरी आग की लपटें अब ज़्यादा तेज से लकड़ी के लट्ठों को अपने आगोश में लेती जा रही है। यह नज़ारा धीरे धीरे काले पर्दे में गुम हो जाता है। कुछ वैसे ही आग हमारे कमरे में लगी मिलती है जब मैं चाल से घूमता हूँ, लेकिन यह लकड़ी के लट्ठों की जगह सलीम कागज़ फाड़ कर जला रहा है। हरामी कुत्ते, वह चिकने कागज़ की मोटी सी गड्डी को फाड़ते हुए दहाड़ा। कर क्या रहा है सलीम, मैंने पूछा। मैं उन हरामजादों से बदला ले रहा हूँ जिन्होंने मेरे अरमान को बदनाम किया है, कुछ और पन्ने आग में झोंकते हुए उसने कहा। अब मेरा ध्यान इस बात पर गया कि सलीम किसी मैगजीन के पन्ने को फाड़ कर जला रहा है। कौन सी मैगजीन है यह? लगती तो नहीं है। यह फिल्मी गपशप का ताज़ा अंक है। जितनी कॉपी मेरे साथ लगेगी मैं जला डालूँगा। आज तो अखबार वालों की दुकान पर सिर्फ 10 मिली है। मैंने एक कॉपी उठा ली जो अब तक फटी नहीं है। उसके कवर पर अरमान अली की तस्वीर है और सुर्खियों में लिखा है, अरमान का पर्दाफाश। लेकिन उसके कवर पर तो मेरा पसंदीदा स्टार है, क्यों उसे जला रहा है? मैंने पूछा। इसके अंदर अरमान के बारे में जो कुछ छपा है उसकी वजह से। लेकिन तू तो पढ़ नहीं सकता। मतलब जितना मैं पढ़ सकता हूँ और जितना कुछ मैं सुना वही काफ़ी है। इस अंक में अरमान के ऊपर से जो फूहर इल्ज़ाम लगाए गए हैं मिसेस बर्वे और मिसेस सिरके को, मैंने उनकी चर्चा करते हुए सुना है। कैसा इल्ज़ाम? कहीं उर्वशी उसे इसलिए छोड़कर गई क्योंकि वह उसे खुश नहीं कर सकता, लेकिन है वह लौंडेबाज और लड़कों के पीछे ज़्यादा लगा रहता है। तो तुझे लगता है कि ये लोग मेरे हीरो को इस तरह जलील करके बच सकते हैं? मुझे पता है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह बकवास है। इंडस्ट्री में अरमान की कामयाबी से जलने वाले का करतूत है ये। उन्होंने ही उसे बदनाम करने के लिए साजिश रची है। मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं फिल्मी गपशप के दफ्तर जाऊंगा
और वहाँ आग लगा दूंगा। सलीम गुस्से में से तमतमा उठा और मुझे उससे गुस्से की वजह पता है। उसे समलैंगिक लोगों से नफरत है। जिसे वह पूछता है उसके ऊपर समलैंगिक होने का इल्ज़ाम लगाना तो उसकी नज़रों में सबसे बड़ी बेइज्जती है। मैं भी ऐसे बिगड़े लोगों को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि वे मासूम लड़कों के साथ क्या करते हैं। अंधेरे कमरों में, मुतारियों में, शहर के बाग बगीचों में और बाल सुधार गृहों में। गनीमत है कि फिल्मी गपशप ने अपने अगले ही अंक में अरमान पर इल्ज़ाम लगाया वापस ले लिया और इस पर एक डिब्बे वाले को आगजनी का मुजरिम बनने से बचा लिया। इसी बीच हॉल में सीट नंबर A20 पर मामला गरमाने लगा। बुढ़ा सलीम के करीब को घिसक आया। उसकी टांगें बार बार सलीम के पैरों से रगड़ खाने लगी। पहली बार सलीम ने सोचा कि उसकी खुद की गलती से टांगें टकराई है। दूसरी बार भी उसे लगा कि महज इत्तेफाकन ऐसा हुआ, लेकिन तीसरी बार उसे गलती हो गया। बुढ़ा जानबूझकर ये कर रहा है। मोहम्मद, सलीम धीरे से फुसफुसाया। मेरे बगल में बैठे इस बूढ़ऊ ने अगर अब अपनी टांगें ज़्यादा फैलाई तो मैं इसे एक जोरदार लात जमाऊंगा। देख सलीम, यह बूढ़ा कितना बूढ़ा है। हो सकता है यूं ही कांपने से इसके पैर तेरे पैर से छू गए हो। मैंने उसे समझाया। इस बीच मारधार वाला सीन शुरू हो गया और सलीम दोबारा फिल्म देखने में तल्लीन हो गया। अरमान विलेन के गड्ढे में जा घुसता है और अफरा तफरी मच जाती है। हीरो तो हीरो है, वह हर तरह के दांव पेच इस्तेमाल करता है। बॉक्सिंग, कराटे, कुंग फू और दुश्मनों को धूल चटा देता है। उधर बूढ़े के हाथों में भी हरकत बढ़ने लगी। उसने अपनी और सलीम की सीट के बीच के हत्थे पर कोहनी रखी और धीरे धीरे सलीम के हाथों से अपना हाथ सटाने लगा। सलीम को जैसे इसका पता ही न चला। वह तो फिल्म में खोया हुआ था, क्योंकि अब फिल्म क्लाइमेक्स पर पहुंच रही थी। फिल्म का सबसे चर्चित सीन अब आने वाला था। उसमें अरमान अली सारे बदमाशों को ठिकाने लगाने के बाद मर जाता है। उसकी बनियान खून से लथपथ है। उसका सारा बदन गोलियों से छलनी है। उसकी पतलून गर्द और मैल से सनी है और ज़मीन पर घिसट कर अपनी माँ की ओर बढ़ता है, जो अभी अभी मौके पर पहुंची है। सलीम की आंखों में आंसू है। वह आगे को झुककर कहता है, माँ, मुझे उम्मीद है कि मैं खुद को तेरा लायक बेटा साबित कर सकूं। मेरे लिए आंसू मत बहा माँ। याद कर, कायरों की तरह जीने से अच्छा एहसान के साथ अपनी जान दे देना। अरमान का सिर अपनी माँ की गोद में है। वह सलीम की नकल उतारता है। माँ, मुझे उम्मीद है कि मैं खुद को तेरा लायक बेटा साबित कर सकूं। मेरे लिए आंसू मत बहा। याद रख, कायरों की तरह जीने से अच्छा एहसान से मरना। माँ अपने बेटे का खून से लथपथ सिर गोद में रखे रो रही है। उसकी आंखों में टपकते आंसू अरमान अली के चेहरे पर गिर रहे हैं और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके सीने में ऐंठन उठती है। मेरी गोद में भी आंसू आ टपकते हैं। मुझे एक दूसरी माँ आती है जो अपने बच्चे का माथा कई बार चूमती है, फिर उसे कपड़ों की टोकरी में रख देती है, फिर कपड़ों को उसके इर्द गिर्द सलीके से लगा देती है। पीछे से हवा की साय साय की ध्वनि सुनाई देती है। सभी सायरन बजने लगते हैं। पुलिस आ गई। हमेशा की तरह सबसे अंत में। अब तक हीरो उनका काम पूरा कर चुका है, लेकिन पुलिस अब हीरो के लिए कुछ नहीं कर सकती। तभी मेरी नज़र उस दाढ़ी वाले आदमी पर पड़ी जिसका बायां हाथ अब और आगे बढ़ चुका है। अब सलीम की गोद में रखा है हौले से। सलीम मौत के इस मंजर में इतना डूबा हुआ था कि उसका पता ही नहीं चला। बुढ़े की हिम्मत खुल गई। वह अपने हाथ से सलीम की जीन्स की पैंट को रगड़ने लगा। जैसे अरमान अली अपनी बची हुई चंद आखिरी सांसें लेता है, वैसे ही बूढ़े की हाथ का दबाव सलीम की जांघों के बीच बढ़ने लगता है और आखिरकार सलीम फट पड़ता है। साले कमीने, नीच जलील,
मैं तुझे मार डालूंगा। वह चीखते हुए उसने बूढ़े के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस बूढ़े ने हड़बड़ाकर सलीम की गोद से अपना हाथ खींचा और अपनी सीट से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वह पूरी तरह से उठ पाता, सलीम उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा चुका था। उसका कॉलर तो सलीम के हाथ में नहीं आया, लेकिन दाढ़ी पकड़ में आ गई। सलीम ने जैसे ही दाढ़ी खींची, वह निकलकर हाथ में आ गया। उस शख्स के मुंह से घुटी सी चीख निकल गई और वह सीधे बाहर की ओर भाग गया। उसी पल सिनेमा हॉल की बिजली चली गई और जनरेटर चल पड़ा। पर्दे पर से तस्वीर गायब हो गई। अंधेरे हॉल में इमरजेंसी लाइट जलने से एकाएक चकाचौंध हो गई। वह आदमी इस तरह से भौंचका रह गया जैसे रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। उसकी और हमारी नज़रें टकराई, तभी बिजली वापस आ गई। बस चंद लम्हों के लिए ही यह रुकावट आई थी। पर्दे पर फिर से फिल्म चालू हो गई। इमरजेंसी लाइटें बंद हो गई। आदमी फुर्ती से मुड़ते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर गायब हो गया। पर उसी एक पल मुझे सलीम को बहुत कुछ दिख गया। हरी भूरी सी आंखें, तराशी हुई नाक, दोहरी ठोड़ी। फिल्म खत्म हो गई। पर्दे पर नाम आने शुरू हो गए। सलीम के हाथ में रह गई उलझी हुई नकली सफ़ेद दाढ़ी, जिससे कुछ कुछ जूते चिपकाने वाले सॉल्यूशन और कॉलोन की मिलीजुली महक आ रही थी। इस बार सलीम पब्लिसिटी डिज़ाइनर और PRO लाइटमैन और स्पेस बॉयज़ फाइट डायरेक्टर और कैमरामैन के नाम नहीं देखता। वह रो रहा है। उसका हीरो अरमान अली मर चुका है। स्मिता मेरी ओर एकटक देख रही है शक की निगाहों से। यह घटना कब की है? करीब 6 साल पहले ही, जब सलीम और मैं घाटकोपर में एक चाल में रहते थे। और जो कुछ तुमने अभी कुछ बताया, उसकी अहमियत का तुम्हें कोई अंदाज़ा है क्या? यही कि अगर यह घटना के बारे में लोगों को पता चल जाए तो उससे अरमान अली का फिल्मी कैरियर चौपट हो सकता है। लेकिन यह तभी होगा जब जो बातें अभी तुमने मुझे बताई वे सच हो। यानी तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारी नज़र से मुझे शक दिखाई दे रहा है। अगर अभी तुम मुझ पर शक करोगी तो तुम जानो, लेकिन इस DVD में जो सबूत है उनकी अनदेखी तुम नहीं कर सकती। क्या हम पहला सवाल देखें? स्मिता ने सिर हिलाकर हामी भरी। रिमोट पर प्ले वाला बटन दबा दिया। स्टूडियो की लाइटें धीमी कर दी गई। अपने चारों ओर घेरा सा बनाकर बैठे दर्शकों को बमुश्किल देख पा रही थी। हॉल के बीचों बीच एक तेज स्पॉटलाइट जल रही है, जहां प्रेम कुमार के ठीक सामने चमड़े से मढ़ी रिवॉल्विंग चेयर पर मैं बैठा हूँ। हम दोनों के बीच एक गोल मेज है। मेरे सामने एक बड़ी सी स्क्रीन है जिस पर सवाल दिखाई देंगे। स्टूडियो साइन पर कृपया शांत रहें लिखा चमक उठता है। कैमराज रोलिंग, 3, 2, यू और ऑन। शो की धुन बजने लगी और उसके धीमे होते ही प्रेम कुमार की बुलंद आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। हम एक बार फिर लौट आए, यह पता लगाने के लिए कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा इनाम जीतकर आज कौन इतिहास रचने वाला है। जी हाँ देवी और सज्जनों, हम यह पता लगाने को तैयार है कि कौन बनेगा अरबपति। शो की धुन फिर बज उठी। स्टूडियो साउंड पर अब तालियां लिखा हुआ चमकने लगा। दर्शक तालियां बजाने लगे। कुछ लोग हौसले अफजाई के लिए आवाज़ें लगाते हैं और कुछ सीटियां भी बजाते हैं। शो की धुन धीमी होते होते बंद हो जाती है। प्रेम कुमार ने कहा, आज शाम हमारे साथ 3 भाग्यशाली प्रतियोगी हैं जिन्हें हमारे कंप्यूटर ने चुना है। तीसरे नंबर के प्रतियोगी है पश्चिम बंगाल के मालदा शहर से आए कपिल चौधरी। दूसरे नंबर के प्रतियोगी है
अहमदाबाद के प्रोफेसर हरि पारिक और आज के पहले प्रतियोगी है हमारे अपने ही शहर मुंबई के रहने वाले 18 साल के राम मोहम्मद थॉमस। देवियों और सज्जनों, इनका तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। सब तालियां बजाते हैं। जब तालियों की गड़गड़ाहट शांत हुई तो प्रेम कुमार मेरी तरफ मुखातिब हुआ। राम मोहम्मद थॉमस, क्या अनोखा नाम है। पूरा समूचा भारत नाम से समेट लिया है। मिस्टर थॉमस, आप करते क्या हैं? मैं कोलाबा के ईरानी बांड एंड रेस्ता में वेटर हूँ। वेटर, यह तो बहुत बड़ा दिलचस्प काम है। मुझे बताओ कि तुम हर महीने कितना कमा लेते हो? करीब 900 रुपये, बस इतना। और अगर आज जीत जाते हो तो इस पैसे से क्या करोगे? मुझे पता नहीं। तुम्हें पता नहीं? नहीं। प्रेम कुमार ने मेरी तरफ घूर के देखा, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। उसके हिसाब से ही मुझे सवालों के बीचे बीच अपनी बात से लोगों का मनोरंजन करना चाहिए था। मैं कह सकता था कि रेस्तरां खरीद लूँगा, हवाई जहाज़ खरीद लूँगा या फिर कोई छोटा मोटा देश। मैं कह सकता था कि मैं एक बड़ी सी पार्टी कर लूँगा, मिस इंडिया से शादी कर लूँगा, टिम्बकटू की सैर पर जाऊँगा। खैर, ओके, अब मैं आपको नियम बताता हूँ। आपसे 12 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने सभी सवालों के सही जवाब दे दिए तो आपको मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा इनाम, जो दुनिया भर में आज तक किसी ने नहीं जीता। पूरे 1 अरब रुपए। आप 90 सवाल से पहले किसी भी मोड़ पर खेल छोड़कर जा सकते हैं और साथ ले जा सकते हैं तब तक जीती हुई पूरी रकम। लेकिन 90 सवाल के बाद आप खेल छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इसके बाद होगा प्ले और पे राउंड, यानी खेलो या खो दो, यानी सवालों से बचने की कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। लेकिन ये सारी बातें हम तब करेंगे जब उस मोड़ पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मालूम तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास 2 लाइफ बोट है जो आपको मझधार से निकाल सकती हैं। ये लाइफ बोट है ऑफ फ्रेंडली टिप, यानी दोस्ताना सुराग, और हाफ एंड हाफ, यानी आधा आधा। मैं तो समझता हूँ कि अब हम बढ़ सकते हैं 1000 रुपये वाली सवार की ओर। तैयार हो ना तुम? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने हामी भरी। ओके, तो यह है आपके लिए सवाल नंबर 1। आम लोगों की पसंद की फिल्में से जुड़ा एक बढ़िया और आसान सा सवाल। मुझे यकीन है कि इस सवाल का जवाब यहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी दे सकता है। हम सब जानते हैं कि अरमान अली और प्रिया कपूर की जोड़ी फिल्म पर्दे की सबसे कामयाब जोड़ी में से एक है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि किस फिल्म में पहली बार इस जोड़ी ने धूम मचाई थी? आप इन 4 में से सही जवाब चुन सकते हैं। ए आग, बी नायक, सी भूख, डी बेवफाई। पीछे बज रहा संगीत अचानक बदल गया। उसकी जगह सस्पेंस पैदा करने वाले धुन बजने लगे। साथ ही घड़ी जैसे टिक 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 भी होने लगी, मानो कोई टाइम बम लगा हुआ हो। डी बेवफाई, मैंने जवाब दिया। क्या आप फिल्में देखते हैं? हाँ, और हमने वाकई बेवफाई देखी है। हाँ। क्या आपको 100% यकीन है कि जवाब सही है?
जी हाँ। ड्रम बजने लगा। उनकी लय में लगातार तेज़ी आती गई और फिर मेरे सामने वाले स्क्रीन पर सही जवाब फ्लैश हो गया। बिल्कुल ठीक, 100% सही है आपका जवाब, और आपने जीत लिए 1000 रुपये। अब हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, प्रेम कुमार ने ऐलान किया। स्टूडियो साउंड पर फिर तालियां लिख जाती है। वहाँ बैठे सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। प्रेम कुमार मुस्कुराता है, लेकिन मैं नहीं। ये थी कहानी कौन बनेगा अरबपति। मैं चंदा श्रीवास्तव। फिर मिलते हैं कौन बनेगा अरबपति कहानी एपिसोड नंबर 2 पर। धन्यवाद। कहानी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।